हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा नए साल का तोहफा। महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी तय। 80 बच्चों संग शुरू होगा अटल आवासीय विद्यालय। भर्ती में अवसर के लिए जेल भरो आंदोलन। डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु 70 साल किए जाने की तैयारी। क्यों स्कूल नहीं जा रही छात्राएं, परिजन देंगे जवाब। हर महीने होगा स्कूलों का निरीक्षण। शिक्षण संस्थानों में हिंदी के शुद्ध शब्दों के प्रयोग पर जोर। सेवारत पत्नी से अलग हुए पति के तबादले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। निलंबित शिक्षकों की बहाली में बंद होगा खेल, अभी बहाली में चल रहा गोरखधंधा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन एयर यूट्यूब चैनल पर। देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा नए साल का तोहफा। महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी तय। जानिए किसकी सैलरी कितना बढ़ेगी। अब नए साल की शुरुआत खुशखबरी के साथ होगी। एक बार फिर उनके महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हो सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंडस्ट्रियल महंगाई के आंकड़े आ चुके होंगे। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि महंगाई भत्ते के अनुपात में केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता कब और कितना बढ़ेगा। AICPI इंडेक्स में इन आंकड़ों को जारी किया जाता है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2023 में बढ़ना है। हालांकि इसका ऐलान मार्च में होगा, लेकिन लागू इसे जनवरी 2023 से ही माना जाएगा। जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की छमाही के आंकड़े के आधार पर उनका महंगाई भत्ता 1 जनवरी की सुबह जो नंबर आएंगे वो नंबर 2022 तक के होंगे। अभी तक के मिले नंबर से साफ दिख रहा है कि महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ सकता है। हालांकि इसके नवंबर और दिसंबर दोनों में AICPI इंडेक्स को 0.4 पॉइंट और बढ़ना होगा। DA हाइक पर एक्सपर्ट क्या मानते हैं। एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि मौजूदा हालात और AICPI इंडेक्स को देखते हुए लगता है कि DA में 4% का उछाल देखने को मिले। लेकिन नवंबर में रिटेल महंगाई कम हुई थी, ऐसे में नवंबर और दिसंबर दोनों के आंकड़ों पर नजर रखनी होगी। अगर इंडेक्स के नंबर में कोई बदलाव नहीं होता तो भत्ता भी 3% की दर से बढ़ाया जा सकता है। 4% बढ़ा तो 42% मिलेगा DA। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा मार्च 2023 में मिलेगा, क्योंकि इसका ऐलान तभी होगा, लेकिन इसे जनवरी 2023 से लागू कर दिया जाएगा। उस स्थिति में 2 महीने की बेसिक का एरियर कर्मचारियों को दे दिया जाता है। अभी तक यही पैटर्न रहा है। 4% बढ़ने के साथ ही महंगाई भत्ता 42% पर पहुंच जाएगा। मतलब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कुल 720 रुपये प्रति महीने का अंतर आएगा। ये लेवल 3 की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 पर कैलकुलेट किया गया है। वहीं इसी लेवल की अधिकतम सैलरी रेंज में यह अंतर 2,276 रुपये प्रति महीने का होगा। 80 बच्चों संग शुरू होगा अटल आवासीय विद्यालय। प्रयागराज श्रमिकों के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए बेलहट कुराओं में अटल आवासीय विद्यालय में अगले वित्तीय वर्ष से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। विद्यालय के हॉस्टल में 1000 बच्चों के रहने की सुविधा होगी। इसमें 500 बालक और 500 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश भर में एक साथ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सफल छात्रों को ही इस विद्यालय में प्रवेश मिलेगा। प्रयागराज क्षेत्र के उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने पत्रकारों को बताया कि विद्यालय में पढ़ाई का स्वरूप नवोदय विद्यालय की तरह होगा। कक्षा 6 से 12 तक का विद्यालय CBSE बोर्ड से संबद्ध होगा। अगले वित्तीय वर्ष से 80 बच्चों की पढ़ाई के साथ स्कूल की शुरुआत होगी। पहले वर्ष कक्षा 6 व 9 में 40 बालक और 40 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। धीरे धीरे विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ेगी। विद्यालय की कक्षाओं में बालक बालिका एक साथ पढ़ाई करेंगे। दोनों के रहने का छात्रावास अलग अलग होगा। प्रदेश में एक साथ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद प्रयागराज के विद्यालय मंडल के जिलों से छात्र छात्राओं को प्रवेश मिलेगा। उप श्रमायुक्त के अनुसार होनहार बच्चों को विद्यालय में सभी सुविधाएं मिलेगी। 5.5 एकड़ में बने विद्यालय में बच्चों के खेलने का मैदान भी होगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर बीटेक अभ्यर्थियों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक बीटेक छात्रों के जेई भर्ती में शामिल नहीं किया जाता, तब तक राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, अभियंत्रण विभागों, मंत्रियों तथा अधिकारियों को हर रोज सुबह 10 से 12 तक हजारों की संख्या में ईमेल किया जाएगा। लखनऊ प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में चिकित्सक अब 70 साल तक नौकरी कर सकेंगे। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की तैयारी है। अभी रिटायरमेंट की आयु 62 साल है। इसे लेकर शासन ने प्रस्ताव तैयार किया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर मुन्ना अख्तर ने CM कार्यालय के सुझाव को परीक्षण के लिए महानिदेशक डॉक्टर लिली सिंह को भेजा है। उनसे प्रस्ताव का परीक्षण कर सुझाव देने को कहा गया है। प्रदेश में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। इसे देखते हुए 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्ति के बाद 3 साल की पुनर्नियुक्ति का विकल्प दिया गया है। इसके लिए हर जिला अस्पताल में पद भी तय किए गए हैं। लेकिन अब चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ 60 वर्ष से 65 वर्ष और फिर विकल्प के साथ 70 साल तक करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह भी कहा गया है कि अभी जितने पद सृजित हैं वह 2007 के पहले के हैं। अब जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। निदेशक, अपर निदेशक पद सीमित हैं। ये पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। ऐसे में संचारी रोग सहित तमाम कार्यक्रम प्रभावित होते हैं। मऊ जिले के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय प्रशासन की अब मनमानी नहीं चलेगी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और मंडलीय सहायक निदेशक AD हरमा विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। 15 दिन से अधिक समस्या अनुपस्थित छात्राओं के परिवारजनों से बात कर कारण भी जानेंगे। निर्धारित फॉर्मेट पर शासन को रिपोर्ट भेजेंगे।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस आशय का पत्र डाइट प्राचार्यों तथा मंडलीय सहायक निदेशकों को पत्र जारी किया है। जिले में रतनपुरा, कोपागंज, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना, रानीपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्थापित हैं। शासन की तरफ से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की निगरानी और सख्त करने की कवायद तेज हो गई है। विद्यालयों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और मंडलीय सहायक निदेशक हर माह निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखेंगे। अधिकारी विद्यालयों में 15 दिन से अधिक समय से अनुपस्थित छात्राओं के परिवारजनों से बात कर कारण भी जानेंगे। कई कस्तूरबा विद्यालयों में कक्षा 12 तक उच्चीकृत किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में कई गड़बड़ियां सामने आने पर डाइट प्राचार्य को सप्ताह में 1 और महीने में 4 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही डाइट की टीम हर महीने जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालय और डाइट के वरिष्ठ प्रवक्ता और मेंटर्स अपने ब्लॉक के विद्यालयों का महीने में 2 बार औचक निरीक्षण करेंगे। हर महीने में महिला कर्मचारियों की टीम रात में निरीक्षण करेगी। वहीं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक को हर माह अपने मंडल के अंतर्गत जिले के न्यूनतम 2 विद्यालयों की व्यवस्थाएं रखनी होगी। छात्रावास, किचन स्टोर समेत छात्राओं के भोजन, स्टेशनरी, कपड़े, सैनिटरी पैड समेत अन्य वस्तुओं की भी जांच की जाएगी। किसी प्रकार की अनियमितता मिलने पर डीएम को सूचना देनी होगी। कक्षा 12 तक उच्चीकृत किए जा रहे कई केजीबीवी में हॉस्टल और एकेडमिक ब्लॉक के निर्माण की गुणवत्ता जांच करेंगे। निरीक्षण की रिपोर्ट हर महीने की 25 तारीख तक महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में देनी होगी। प्रेरणा पोर्टल के जरिए समीक्षा विद्यालय की स्थिति का भौतिक सत्यापन, शैक्षिक गतिविधियों के संचालन का भी परीक्षण किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को मॉनिटरिंग की जा रही है। डाइट प्राचार्य को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी मिली है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा का पत्र मिला है। गाइडलाइन के अनुरूप मॉनिटरिंग की जाएगी। मनोज कुमार मिश्र, मंडलीय सहायक निदेशक बेसिक शिक्षण संस्थानों में हिंदी के शुद्ध शब्दों के प्रयोग पर जोर। प्रयागराज भले ही हम हिंदी का विस्तार कर लें, फिर भी शुद्ध शैक्षणिक संस्थानों में यह भाषा व्यवहार में नहीं ले जाते तो सारे प्रयास औचित्यहीन साबित होंगे। यह बातें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के सभागार में सोमवार को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि समीक्षक आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे ने कही। उन्होंने कार्यशाला में शामिल प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित किया कि वह एक एक शब्द को व्याकरण स्तर पर विभाजित कर उसमें निहित संधि, समास, धातु, शब्द, रूप, उपसर्ग, प्रत्यय को समझने का प्रयास करें। इसे उन्होंने विस्तार समझाया और लिखवाया भी। उन्होंने उन सामान्य व्यवहार और वाक्य प्रयोग को कारण सहित अशुद्ध ठहराया जिनका शिक्षा जगत में धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने सवाल भी किए। इस मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, रेखा राम, डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, प्रवक्ता आलोक तिवारी, शिवनारायण सिंह ने विचार व्यक्त किए। रामेश्वर यादव ने संचालन किया। संस्थान के उप निदेशक एवं प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने संयोजन किया। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पीडब्ल्यूडी में कार्यरत पति का तबादला उन्नाव से वापस कानपुर नगर किए जाने के आदेश के अमल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने मंगलवार को यह आदेश प्रफुल्ल श्रीवास्तव की याचिका कर दिया। याची ने बीते 19 व 20 दिसंबर के तबादला आदेश को चुनौती दी थी। याची का कहना था कि उनके अनुरोध पर जुलाई में उसका तबादला कानपुर नगर से उन्नाव किया गया था। उन्नाव में ही सरकारी सेवारत उनकी पत्नी का भी तबादला हुआ था। इसके तहत याची ने भी पत्नी के साथ उन्नाव में कार्यभार ग्रहण कर लिया। 6 महीने बाद याची के पहले का तबादला आदेश रद्द कर दिया गया। साथ ही यह कहते हुए वापस उसका स्थानांतरण कानपुर नगर कर दिया गया कि पहले किए गए तबादले सरकार की नीति से 10% अधिक थे। याची की अधिवक्ता का कहना था कि 6 महीने में तबादला नहीं किया जा सकता। यह भी दलील थी कि याची का तबादला निरस्त किया जाना भी सरकार की नीति के खिलाफ था। उधर सरकारी वकील ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले में अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। तब तक कोर्ट ने याची के तबादला आदेशों को अमल पर रोक लगा दी है। लखनऊ अब निलंबन के बाद तैनाती के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न बंद होगा। निलंबन के बाद इसे मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। वहीं बहाली के समय दंड की स्थिति में दूसरे ब्लॉक से एकल या शून्य शिक्षक वाले स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने एनआईसी को पत्र लिखकर पोर्टल में ये परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी जिस दिन निलंबन का आदेश जारी करेंगे उसी दिन पोर्टल पर सस्पेंड का ट्रांजैक्शन कर बीएसए द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। शिक्षक के सर्विस बुक में इसकी एंट्री स्वतः अंकित होगा। जब शिक्षक का वेतन बनेगा तब निलंबन की एंट्री स्वतः दिखेगी और अधिकारियों को इसके लिए कोई अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। वेतन भुगतान के लिए निलंबन अवधि का 50, 70 और 0% वेतन का विकल्प भी रहेगा। निलंबन के बाद बहाली का आदेश भी पोर्टल पर अपडेट किया जा रहा है। बहाली का विवरण अंकित व वेरीफाई होने के बाद यह सर्विस बुक में स्वतः अंकित हो जाएगा। अभी बहाली में चल रहा गोरख धंधा। बिना किसी दंड के बहाली की स्थिति में उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी, जबकि लघु दंड के रूप में उसी ब्लॉक के सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय और दीर्घ दंड के रूप में ब्लॉक के जिले के किसी एकल या शून्य शिक्षक वाले स्कूल को चुना जाएगा। यह आवंटित स्कूल संबंधित शिक्षक के बहाली आदेश और सर्विस बुक में स्वतः अंकित हो जाएगा। विद्यालय आवंटित करने के लिए शून्य शिक्षक, एकल शिक्षक और 2 शिक्षक वाले स्कूलों की सूची होगी। अभी तक शिक्षकों की बहाली के नाम पर खूब खेल चलता है। आपसी साठगांठ से शिक्षक खुद निलंबित होते हैं और बहाली अपने मनचाहे स्कूलों में ले लेते हैं। वहीं कई बार निलंबन के बाद बहाली के लिए भी शिक्षकों को दौड़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।